गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी धाकड़ बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा बच्चों। और अपना हरियाणा की ज्योग्राफी के अंदर जो टॉपिक चला हुआ था, हरियाणा की भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ हरियाणा, इस टॉपिक को आज की क्लास में मेरे बच्चों कंप्लीट करते हैं। और नेक्स्ट वीक में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का अपवाह तंत्र हम पढ़ेंगे, सारी की सारी नदियों को पढ़ेंगे जो हरियाणा में बहती हैं। राम राम भाई, नमस्कार। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से क्लास को करते हैं शुरू। बीच बीच में आप लोगों के मैं डाउट भी लेता रहूंगा बच्चों। हमने कल आठों के आठों जो हमारे भौगोलिक भाग हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें शिवालिक और बाह्य हिमालय मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद हमने बच्चों पिडमेंट जोन, जिसे फुटहिल जोन बोलते हैं, गिरिपाद मैदान बोलते हैं, ये भी कंप्लीट करवा दिया था। तीसरा जो भाग होगा हमारा वो होगा मेरे बच्चों जलोढ़ मैदान। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, जलोढ़ मैदान। और अपना अपना हालचाल मेरे को बता दो मेरे बच्चों कि सारे के सारे खुश तो होंगे, कुशल मंगल होंगे, घर परिवार में सुख शांति होगी। और युद्ध के हालात मेरे बच्चों बन गए हैं, तो अपनी सेना का मनोबल तुम लोग बढ़ाते रहो, अफवाहों से दूर रहना है, ठीक है? क्योंकि एक युद्ध जो है ना वो सोशल प्लेटफॉर्म पे लड़ा जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। उस युद्ध से दूर रहना है आप लोगों को, ठीक है? जो अफवाहों का युद्ध है। हम बात करते हैं जलोढ़ मैदान। या बच्चों इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एल्यूविल, एल्यूविल प्लेन, यानी कि जलोढ़ मैदान, ठीक है? कविता, आप मेरा कमेंट नहीं देखते। कविता, गोविंद, रवि, रिंकू, भारती, निशा, नीतू, रवीना, मनदीप कश्यप, सभी को राम राम है भाई। जलोढ़ मैदान देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि जल के द्वारा तैयार किए गए होंगे। तो जल के द्वारा क्या बहा के लाई जाती है? मिट्टी बहा के लाई जाती है। और जल मेरे बच्चों कौन सा होगा? नदियों का जल होगा। तो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बच्चों जो मैदान तैयार किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मैदान बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जलोढ़ मैदान कौन से होते हैं। नदियों के जल के द्वारा नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित ठीक है जो मैदान होंगे बच्चों, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मैदान बोलते हैं। या हम दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि जल के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाएगी उसको हम कौन सी मिट्टी बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम इंग्लिश में एल्यूविल सोयल बोलेंगे, एल्यूविल सोयल बोलेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान आपके क्या कहलाते हैं? जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। बच्चों ये जो जलोढ़ मैदान है, इनकी औसत ऊंचाई की हम बात करें
वो भी आपको ध्यान रखनी है कि जलोढ़ मैदानों की जो औसत ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो ध्यान रखना है, जलोढ़ मैदानों की औसत ऊंचाई होती है बच्चों 220 से लेके 280 मीटर तक, या हम 300 मीटर से कम भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर ये औसत ऊंचाई कहाँ से ली जाती है, तो ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई होती है। तो सर समुद्र तल कहाँ है जहां से हम अपने हरियाणा के क्षेत्रों को ऊंचाई के आधार पे माप रहे हैं। तो मेरे बच्चों अपने भारत का जो समुद्र तल है ना वो चेन्नई के अंदर निर्धारित है। याद रखेंगे, भारत का जो समुद्र तल है कहाँ पर निर्धारित है, चेन्नई में निर्धारित है। और चेन्नई से ही ये सारी की सारी हाइट मैं बता रहा हूं, चाहे मैंने करहो नाम की चोटी की हाइट आपको बताई हो, चाहे मैंने आपको गिरिपाद मैदानों की हाइट बताई हो, शिवालिक की हाइट बताई हो, या हम अभी पढ़ रहे हैं जलोढ़ मैदान, यदि हम इनकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये समुद्र तल से ऊंचाई है। और समुद्र तल जो है भारत का वो कहां पर निर्धारित है, चेन्नई में निर्धारित है। ये जो जलोढ़ मिट्टी हम पढ़ रहे हैं, ये जलोढ़ मिट्टी बच्चों दो प्रकार की होती है। जलोढ़ जो मिट्टी होगी ये दो प्रकार की होती है। ठीक है। और इन दो प्रकार में ध्यान रखेंगे, एक जो टाइप होगा जलोढ़ मिट्टी का वो होती है खादर मिट्टी। इंग्लिश में ही इसको खादर मिट्टी ही बोलेंगे, खादर मिट्टी। ठीक है। और खादर मिट्टी से बने हुए जो मैदान होंगे ना मेरे बच्चों, उनको हम क्या बोल देंगे, खादर मैदान बोल देंगे। क्या बोल देंगे, खादर मैदान। तो इससे बने जो मैदान होंगे वो क्या कहलाएंगे, खादर मैदान कहलाएंगे। खादर मैदान हम उन्हें बोलेंगे। और यदि मिट्टी नई है तो नई मिट्टी मेरे बच्चों जो लगातार जल बहेगा उसके साथ बहा के लाई जाएगी। यदि मिट्टी नई है, ठीक है, जिसको हम खादर मिट्टी बोल रहे हैं, और खादर मिट्टी से बने हुए मैदान क्या होंगे, खादर मैदान होंगे। और ये जो खादर मिट्टी होती है इसको हम नवीनतम जलोढ़ बोलेंगे। नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान ही आपके खादर होते हैं। और यदि मिट्टी नई है बच्चों तो इसका मतलब वो बार बार जल के द्वारा बहा के लाई गई है। और जो बार बार जल बहा के लाया जाएगा वो कौन सी नदियां होंगी, बारहमासी नदियां होंगी। तो सीधी सी बात है, बारहमासी नदियों के द्वारा जो बहा के लाई जाएंगी उसी मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, खादर मिट्टी बोलेंगे। तो बारहमासी नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है, बारहमासी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, खादर बोलेंगे। क्योंकि बारहमासी नदियों में लगातार पानी बहेगा, लगातार पानी बहेगा तो बार बार नई मिट्टी आएगी। और जो जल के साथ है बार बार नई मिट्टी आएगी उसको हम नवीनतम जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। और नवीनतम जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को हम खादर मिट्टी बोलते हैं। तो खादर मिट्टी या नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से जो बना हुआ मैदान होगा उसे हम खादर मैदान बोलेंगे। तो जिस भी मैदान को हम खादर बोल रहे हैं इसका मतलब है उन मैदानों से कोई ना कोई बारहमासी नदी अवश्य गुजरती आपको नजर आएगी। क्योंकि उन मैदानों का निर्माण यदि नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, वो मिट्टी बार बार जल के साथ आई है, तो वो जल आपका बारहमासी नदियों का जल होगा। तो उन मैदानों से जिसे हम खादर मैदान बोल रहे हैं बच्चों एक बारहमासी नदी अवश्य गुजरती होगी। तो हम बात करें तो अपने हरियाणा में मेरे बच्चों आपको एक ही बारहमासी नदी पढ़ने को मिलेगी। और वो बारहमासी नदी कौन सी होगी बच्चों, वो बारहमासी नदी ये होगी। और इसे हम क्या बोलेंगे, यमुना बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? यमुना नदी बोलेंगे। ठीक है, तो यमुना नदी के बिल्कुल पास का जो क्षेत्र होगा, यमुना नदी के बिल्कुल पास का जो क्षेत्र होगा, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो क्षेत्र होगा मेरे भाई, ये क्या कहलाएगा आपका? ये सारा का सारा जो क्षेत्र होगा, इसको हम बोलेंगे खाद्र मैदान। क्या बोलेंगे इसे हम? खाद्र मैदान बोलेंगे। और जिसको हमने खाद्र बोला है, इसका मतलब वहां से कोई ना कोई बारहमासी नदी गुजरती हुई आपको नजर आएगी, और वो बारहमासी नदी अपने हरियाणा के पूर्व में बच्चों उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा पे बहती है, उसका नाम क्या है? यमुना नदी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो खाद्र मैदान होंगे, ठीक है, जो खाद्र मैदान होंगे मेरे बच्चों, वो कौन से होंगे हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर खाद्र मैदान वो होंगे जो यमुना नदी के दोनों ओर समीप के मैदान होंगे। तो यमुना नदी के पास के जो मैदान होंगे बच्चों, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? खाद्र मैदान बोलेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब यमुना नदी के पास के मैदान खाद्र हैं, तो इन मैदानों की मिट्टी कैसी है? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है। और जब मिट्टी नई है, तो उस मिट्टी के अंदर क्या होगी? जान होगी। उस मिट्टी के अंदर बच्चों सारे के सारे आवश्यक पोषक तत्व होंगे। तो सीधी सी बात है, उस मिट्टी के अंदर हमें और एक्स्ट्रा जान डालने की जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा जान डालने का मतलब है कि हमें और उर्वरक जो है, फर्टिलाइजर जो है, वो डालने की जरूरत नहीं है। यूरिया डीएपी हमें ठोकने की जरूरत नहीं है। तो जो खाद्र मैदान होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? आपके उपजाऊ मैदान होते हैं। क्या होते हैं? उपजाऊ। और इन मैदानों के अंदर उर्वरकों का इस्तेमाल भी क्या होता है? कम होता है। तो खाद्र मिट्टी से बना मैदान क्या होगा? आपका खाद्र मैदान होगा। और खाद्र मैदान जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं बच्चों? ध्यान रखना है, ये उपजाऊ मैदान होते हैं। खाद्र मैदान उपजाऊ होते हैं, और उर्वरकों का इस्तेमाल मेरे बच्चों यहां क्या होगा? कम होगा। उर्वरकों का मतलब फर्टिलाइजर, यूरिया डीएपी। अब किसान करता तो है उर्वरकों का इस्तेमाल, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। यदि उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करेगा, तब भी यहां पर उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा। तो उर्वरकों का इस्तेमाल इन मैदानों में क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है, तो उर्वरकों का इस्तेमाल जो होगा ना, वो इन मैदानों में क्या होता है बच्चों? कम होता है। बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई। तो यमुना नदी के समीप के मैदान, यमुना नदी के पास के मैदान, ठीक है, यमुना नदी के निचले मैदान क्या कहलाते हैं? खाद्र मैदान कहलाते हैं। और खाद्र मैदानों का निर्माण कौन सी मिट्टी से होगा? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से होगा। तो इन मैदानों का विस्तार मेरे बच्चों कहाँ होगा? हरियाणा में जो खाद्र मैदानों का विस्तार होगा, वो कहां पर होगा? तो जहां जहां से यमुना गुजर रही है। और यमुना मेरे बच्चों कितने जिलों से गुजर रही है? 6 जिलों से। हरियाणा में जो खाद्र मैदान है, वो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यमुना प्रवेश करती है कौन से डिस्ट्रिक्ट में गुरुजी? यमुनानगर में। यमुनानगर से आगे बच्चों करनाल। करनाल के आगे क्या जाता है? पानीपत। पानीपत के बाद आ जाता है सोनीपत। सोनीपत। सोनीपत के बाद आ जाता है बच्चों दिल्ली। दिल्ली को छोड़ते हुए वापस हम चलेंगे तो यमुना प्रवेश करती है फरीदाबाद में।
और फरीदाबाद के बाद पलवल से यमुना बच्चों उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है और अलीगढ़ जिले में बहना शुरू कर देती है। ठीक है, तो हरियाणा में खाद्य मैदानों का विस्तार इन जिलों में आपको देखने को मिलेगा। सर इंडिया पाकिस्तान युद्ध पे कुछ बोलो। भाई मेरे को बोलने की जरूरत है ही नहीं, अपनी सेना जो है ना वो लगातार बोल रही है सिर चढ़ के पाकिस्तान के। ठीक है, तो सेना को ही हक है बोलने का भी और उनको निपटाने का भी। ठीक है, हम बस देखते रहेंगे, हम सिर्फ देखते रहेंगे और अपनी सेना का हौसला बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अभी मेरे को एक बात बताओ यार, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोट्स बनाएं क्या। अब सारी चीजें मैं भी बताऊंगा क्या? तुम बोलोगे कि सर शादी करें क्या, तो मैं बताऊंगा क्या? वो आपकी इच्छा है, आपके हालात हैं। तो भाई जब नोट्स आपको यही नहीं पता है कि मेरे को बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, तो फिर कैसी तैयारी कर रहे हो तुम लोग? जब धाकड़ बैच में आप मेरे से पढ़ चुके हो तो धाकड़ बैच के नोट्स आप बराबर में रखो। जो यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट में पढ़ाता हूं धाकड़ बैच से, तो उसको आप नोट कर लो। यदि आपके पास प्रॉपर समय है तो दोबारा से बना लो। यदि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप सारा दिन बिजी हो, तो सिर्फ क्लास क्लास जो है वो देखते रहो भाई। ठीक है, यानी कि आप कॉपी पेन के चाहे हाथ भी मत लगाओ। तो वो तो सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब ये बातें मैं कैसे बताऊंगा कि यार बनाओ ना बनाओ? है क्या बात है, तुम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हो क्या? मेरे को लगता है 15-16 साल की उम्र में ही तुमने कोचिंग शुरू कर दी है ना। तो खादर मैदान हम पढ़ चुके हैं। खादर के बाद मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे बांगर मैदान। तो तुम इतने बोले कैसे रह गए हो यार हरियाणा में पैदा होके? हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों बांगर मैदान और बांगर मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, तो मेरे बच्चों जलोढ़ मैदान भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? गुरुजी जलोढ़ मैदान भी दो प्रकार के होते हैं, एक खादर मैदान होगा और एक आपका बांगर मैदान होगा। यहां पर हम चर्चा करें बांगर मैदान की, तो आपको ध्यान रखना है कि एक मिट्टी मैंने आपको नई बताई, तो जो मिट्टी मेरे बच्चों बहुत समय पहले नदियों के द्वारा लाई गई थी, दोबारा उस क्षेत्र के अंदर मिट्टी नहीं पहुंच पाई, तो वो मिट्टी आज के कंपैरिजन में क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। अब वो मिट्टी लाई तो जल के द्वारा गई है, लेकिन वहां से कोई बारहमासी नदी नहीं गुजरती, और बारहमासी नहीं गुजरती तो बच्चों वहां की मिट्टी अब क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है। और उस मिट्टी को हम बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो बने मैदान होंगे उनको हम क्या बोल देंगे? बांगर मैदान बोल देंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान क्या कहलाएंगे? बांगर मैदान कहलाएंगे। बच्चों मैंने आपको बताया था अभी बारहमासी नदी, कि बारहमासी नदी के बिल्कुल समीप के मैदान क्या होंगे? खादर। तो बारहमासी नदी से जितना हम दूर होते जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है मिट्टी पुरानी होती चली जाएगी, और उसी पुरानी मिट्टी से बने मैदान आपके बांगर कहलाएंगे। तो बारहमासी नदी से ऊंचे मैदान, ऊंचे का मतलब क्या है? हम दूर ही भेज रहे हैं बारहमासी नदी से, या दूर के मैदान क्या होते हैं मेरे बच्चों? बांगर मैदान होते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि भाई बताइएगा कि बांगर मैदानों की मिट्टी यदि पुरानी हो चुकी है तो उस मिट्टी के अंदर उत्पादन करने के लिए अपने को यूरिया डीएपी ठोकना पड़ेगा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इन मैदानों में उर्वरकों का इस्तेमाल क्या है? ज्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या है? पुरानी है। तो इन मैदानों में उर्वरकों का जो इस्तेमाल है
वो बच्चों क्या किया जाता है, अधिक किया जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगी हरियाणा के अंदर ठेठ बांगर कौन सा है। हरियाणा में जो ठेठ बांगर क्षेत्र है बच्चों, हरियाणा में ठेठ बांगर क्षेत्र, वो आपको ध्यान रखना है जींद है बच्चों। ठीक है, और जींद ऑप्शन में ना हो तो आप रोहतक भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि रोहतक क्षेत्र के अंदर भी बांगरू बोली जो है वो बोली गई है, बोली जाती है। तो हरियाणा में ठेठ बांगर जो क्षेत्र होगा वो जींद होगा। ठीक है मेरे बच्चों, हम बात करें तो बांगर की जो राजधानी है ना, बांगर की जो राजधानी है वो उचाना को बोला जाता है। बांगर की जो राजधानी है वो किसे बोला जाता है, उचाना को। और साथ ही साथ मेरे भाई, बांगर का जो शेर है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, बांगर का जो शेर है वो किसे कहा जाता है, जो उचाना से मेरे बच्चों विधायक भी चुने गए, जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह डुमरखिया। डुमरखा गांव आप सभी को पता होगा, उचाना हल्के का ही गांव है। और यहां से हैं वीरेंद्र सिंह डुमरखिया, एक कद्दावर मेरे बच्चों नेता, आजकल तो जो हैं सुर्खियों में नहीं रहते। वीरेंद्र सिंह डुमरखिया को बांगर का शेर कहा जाता है। सर जी आप मैप पे दिखा दो, मैप पे जींद और रोहतक आप लोगों ने नहीं देखा क्या? ये सारा का सारा आपका बांगर है। जींद, रोहतक। ठीक है, तो जींद और रोहतक जो होगा ये बांगर क्षेत्र होगा मेरे बच्चों। कौन सा क्षेत्र होगा, बांगर क्षेत्र होगा। ठीक है, इतनी सी बातें कवर करोगे तो जलोढ़ मैदानों में आपको यही दो तरीके के मैदान पड़ने हैं। आपको थोड़ी सी और मैं पहचान बता दूं कि बच्चों हिसार साइड का कोई आदमी जब रोहतक की साइड जाता था, सोनीपत की साइड जाता था, तो सीधी सी बात है वहां के लोग बोलते थे कि बांगर का आदमी आया है। और जब सोनीपत साइड का आदमी हिसार की साइड आता था तो अपने बूढ़े बोलते थे कि खादर का आदमी है, तेज आदमी है, बच के रहना। तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों कि उस सोनीपत वाले इलाके को हमने खादर का आदमी क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि खादर का मतलब है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, और नवीनतम का मतलब है बारहमासी नदी का गुजरना। और बारहमासी नदी सोनीपत से गुजरती है जिसका नाम क्या है, यमुना नदी है। और यमुना नदी बच्चों बारहमासी नदी है, तो उसके द्वारा बार बार जल के द्वारा यदि मिट्टी लाई जाएगी तो वो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होगी। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने हुए मैदानों को ही हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। अपना हिसार जो है ना, हिसार, ये हिसार आता बांगर में है, लेकिन पूरा का पूरा हिसार बांगर में नहीं आता, क्योंकि जो भी क्षेत्र राजस्थान के साथ लगेगा, जो भी क्षेत्र राजस्थान के साथ लगेगा उसको हम बागड़ में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों जब बांगर क्षेत्र के अंदर बालू रेत मिल जाता है ना, जब बांगर क्षेत्र के अंदर बालू रेत मिल जाता है, बांगर क्षेत्र प्लस थार मरुस्थल, ठीक है, तो मेरे बच्चों इसको हम बोल देते हैं बागड़। और बागड़ की क्या पहचान होती है, यहां पर एक मात्रा एक्स्ट्रा लगाते हैं लोग, जैसे कुत्ते को कुत्तो बोलेंगे, ठीक है, मम्मा को मम्मो बोलेंगे, तो ओ की मात्रा जहां पर आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिले, समझ लेना भाई साहब वो बागड़ी आदमी है। कौन सा आदमी है, बागड़ी आदमी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बताओ एक बार फटाफट, जितने भी बच्चे लेट से जुड़े हैं। चलेगा, फिर अगला पार्ट हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला जो पार्ट है उसका नाम होगा बाढ़ के मैदान।
बाढ़ के मैदान या फ्लडी प्लेन? ठीक है, बाढ़ के मैदान या फ्लडी प्लेन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बाढ़ कहां आती है? क्या आपने पर्वतों के ऊपर बाढ़ आते सुना है? भाई बाढ़ आती है हमेशा निचले इलाके में। ठीक है, जो क्षेत्र आसपास के क्षेत्र से क्या होगा, नीचा होगा, तो हमेशा निचले क्षेत्र में ही क्या आती है, बाढ़ आती है। और मैं आपसे पूछूं कि बाढ़ कब आती है? आप बोलोगे जब मानसून आता है सर। और मानसून जब आता है तो बाढ़ मेरे बच्चों कहाँ आती है सर? नदियों में आती है। और अपने हरियाणा के अंदर ऐसी कितनी नदियां हैं जहां पर मेरे बच्चों ज्यादा जल आपको उन नदियों में देखने को मिलता है? तो सर एक नदी जो ग्लेशियर से निकल रही है वो तो हमने अभी पढ़ लिया, यमुना नदी है। तो सीधी सी बात है भाई, जब भी मानसून आएगा तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ेगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ेगा तो यमुना नदी के निचले जो इलाके होंगे, जो दोनों ओर के बिल्कुल पास के क्षेत्र होंगे, वहां पर क्या आएगी, बाढ़ आएगी। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आपको जो ज्यादा पानी देखने को मिलता है वो कौन सी नदी में देखने को मिलता है? यमुना के बाद सर सबसे ज्यादा जो हमें जल देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है गग्गर हकरा नदी में। कौन सी नदी में? गग्गर हकरा नदी में। तो जब भी मानसून आता है बच्चों, तो मानसून के कारण जब ज्यादा बारिश होती है तो गग्गर हकरा नदी के अंदर भी क्या आता है, जल स्तर ऊंचा होने के चलते इसके भी दोनों ओर के क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इसके अलावा तीसरी नदी कौन सी है? तीसरी जो नदी है मेरे बच्चों वो है आपकी मारकंडा नदी। कौन सी नदी है? मारकंडा नदी। तो यही तीन नदियां हैं जिनमें मेरे बच्चों सबसे ज्यादा पानी आपको अपने हरियाणा में देखने को मिलता है। इसके अलावा जितनी भी नदियां होंगी उनको हम बरसाती नाले ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, उनमें पानी इतना ज्यादा आता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि बाढ़ के मैदान कहाँ मिलेंगे? जो ये तीनों नदियां हैं, इन तीनों नदियों के दोनों ओर के जो पास के मैदान होंगे, जहां पर बाढ़ बच्चों आती होगी, बाढ़ का पानी वहां चला जाता होगा, तो उन्हीं मैदानों को हम बाढ़ के मैदान बोलेंगे। तो बाढ़ के मैदान का मतलब सीधी सी बात है, जहां बाढ़ आएगी, नदियों में बाढ़ आएगी, तो नदियों के दोनों ओर का जो निचला इलाका होगा, जहां पर मानसून के समय नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ वो जल उन इलाकों में घुस जाता होगा, उन इलाकों में बाढ़ आ जाती होगी, तो मेरे बच्चों उन्हीं मैदानों को हम बाढ़ के मैदान बोलेंगे, बाढ़ के मैदान बोलेंगे। ठीक है, क्या डाउट है? कीर्ति बताइएगा भाई, क्या डाउट है आपका? डाउट है बताइएगा। रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं बागड़ी लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो बाढ़ के मैदानों में बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नदियों के दोनों ओर के नदियों के दोनों ओर के निचले मैदान या समीप के मैदान, तो निचले मैदानों में ही क्या आएगा बच्चों, पानी घुसेगा। तो नदियों के अंदर बाढ़ आने के चलते वो बाढ़ का पानी जिन मैदानों में घुस जाता है, उन्हीं मैदानों को हम क्या बोलते हैं, बाढ़ के मैदान बोलते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई सर। अपने हरियाणा के अंदर हम बात करें तो कौन सी नदियां हैं? यमुना नदी है, गग्गर हकरा नदी है, और मारकंडा नदी है। इन्हीं नदियों के द्वारा ये मैदान तैयार किए जाते हैं, नदियों द्वारा निर्मित मैदान होते हैं ये। नदियों द्वारा निर्मित मैदान होते हैं। बच्चों हम बात करें तो गग्गर हकरा नदी के द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान होंगे,
घग्गर हकरा नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ के मैदान होंगे, बच्चों उन मैदानों को कहा जाता है नैली। क्या बोला जाता है? नैली कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घग्गर हकरा के द्वारा जो बाढ़ के मैदान तैयार किए जाते हैं उन्हें हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बोलना है कि उसे हम नैली बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नैली मैदानों का जो विस्तार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नैली मैदानों का जो विस्तार है वो आपको बच्चों ध्यान रखेंगे सिरसा में। ठीक है, इसके अलावा कैथल के अंदर, इसके अलावा अंबाला में। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि नैली मैदानों का जो विस्तार है वो सिरसा, कैथल और अंबाला में देखने को आपको मिलता है। बच्चों जो दूसरी नदी है मारकंडा, इस मारकंडा नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सर मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित मैदान जो होंगे ना वो बेट कहलाते हैं। तो यहां आसानी से याद रख लेंगे कि मारकंडा में बच्चों मार शब्द आया है और हमें जो बचपन में मार पड़ी है वो किससे पड़ी है? बैट से पड़ी है। ठीक है ना? बैट जिसना पे थापी कह दिया कर दे, जो अपनी माँ बच्चों कपड़े धोया कर दी और कपड़े धोंदे धोंदे मेरे बच्चों अपनी कड़मा आया कर दी, उसे ना पे थापी बोल दिया करते। तो याद रखेंगे मारकंडा के आगे यदि मार शब्द है तो मार बच्चों किससे पड़ी है? बैट से पड़ी है। तो मारकंडा नदी के द्वारा जो बाढ़ के मैदान तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं। और बेट मैदानों का जो विस्तार है बेट मैदानों का जो विस्तार है बच्चों ये आपको एक तो अंबाला में, क्योंकि मारकंडा नदी प्रवेश कहाँ करती है? अंबाला जिले में ही सबसे पहले प्रवेश करती है। अंबाला के साथ मेरे बच्चों शाहाबाद, शाहाबाद जिसे हॉकी का गढ़ बोलते हैं, ये मारकंडा नदी के किनारे ही तो बसा हुआ है। तो शाहाबाद के मैदानों को बेट कहा जाता है। और शाहाबाद के साथ साथ मेरे बच्चों कुरुक्षेत्र, एक क्या ध्यान रखेंगे? कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर आपको बेट मैदानों का विस्तार देखने को मिलेगा। समझ में आ गया यहां तक? बताओ एक बार फटाफट। तो बाढ़ के मैदान मेरे बच्चों क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अभी तक अपने 4 जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाढ़ का मैदान हम अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। चलेगा। बाढ़ के मैदान के बाद बच्चों 5वां जो भाग है उसको पढ़ते हैं। पांचवा जो भाग है इसको बोलेंगे अनकाई दलदल। अनकाई दलदल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि दलदल कहाँ बनता है? क्या आपने पहाड़ों के ऊपर दलदल सुना है? नहीं सर जी। तो दलदल कहाँ बनता है? दलदल वहां बनता है जो क्षेत्र आसपास के क्षेत्र से क्या होगा? नीचा होगा। यदि वो क्षेत्र आसपास के क्षेत्र से नीचा है तो उस नीचे क्षेत्र में जब भी जल भराव होगा, जब भी वहां जल मेरे बच्चों इकट्ठा हो जाएगा तो वो जल आसपास का क्षेत्र ऊंचा होने के चलते बाहर नहीं निकलेगा, उस जल की निकासी नहीं हो पाएगी। और जल की निकासी नहीं हो पाएगी तो लंबे समय तक जल उस क्षेत्र में पड़े रह रह के क्या तैयार कर देगा? दलदल तैयार कर देगा। और उसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? अनकाई दलदल बोलेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि दलदल जो बनेगा गुरुजी वो हमेशा बनेगा कहां पर?
जो अक्षेत्र आसपास के अक्षेत्र से क्या होगा, कम ऊंचाई वाला होगा, नीचा क्षेत्र होगा, वहीं पर दलदल बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अनकाई दलदल जो क्षेत्र है बच्चों, ये सिरसा जिले में स्थित है। यह जो क्षेत्र है सिरसा जिले में नाथुश्री चोपटा वाला क्षेत्र है। सिरसा में आपने एक इलाका सुना हो नाथुश्री चोपटा, इस नाथुश्री चोपटा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। और मेरे बच्चों आज तो सिरसा में कोई दलदल बनता नहीं है, क्योंकि आज तो सिरसा खुद पानी को तरस रहा है। लेकिन बच्चों पहले प्राचीन काल में मैं बात करूं तो सिरसा का यह क्षेत्र दलदल वाला क्षेत्र हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल में अनकाई दलदल का जो निर्माण है वो गग्गर नदी किया करती थी बच्चों, क्योंकि यहां से कौन सी नदी गुजरती है, गग्गर हकरा नदी। ठीक है। तो प्राचीन काल में अनकाई दलदल का जो निर्माण है वो गग्गर हकरा नदी, और कई बार गग्गर हकरा नदी यदि पेपर में ना मिले तो ऑप्शन में मिलेगा सिरसा नदी। और गग्गर हकरा नदी का पानी बच्चों नाथुश्री चोपटा वाले निचले इलाके में जब घुस जाता था तो ये हरियाणा का सबसे निचला इलाका होने के चलते यहां से जल की निकासी नहीं हो पाती थी। और जल की निकासी नहीं हो पाती थी तो जल यहां पर लंबे समय तक पड़े रह रह के क्या बना डालता था, दलदल बना डालता था। तो मेरे बच्चों ये जो अनकाई दलदल है ये हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, क्योंकि जो सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा वहीं दलदल बनेगा बच्चों। तो अनकाई दलदल याद रखेंगे, हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और हम बात करें मेरे बच्चों की इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी मानी गई है, समुद्र तल से बच्चों अनकाई दलदल की जो औसत ऊंचाई है ना वो 200 मीटर से भी कम बताई गई है, 200 मीटर से कम। सर यदि ये हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है तो फिर हरियाणा की औसत ऊंचाई हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा की औसत ऊंचाई को देखकर ही तो हम आइडिया लगा पाएंगे कि हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो ध्यान रखना है बच्चों कि हरियाणा की जो औसत ऊंचाई है, जो पेपर में कई बार पूछा गया कि हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई याद रखें, हरियाणा की समुद्र तल से बच्चों औसत ऊंचाई जो होगी वो होगी 200 से 300 मीटर। और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो मैंने क्या बताई है, 200 मीटर से कम, यानी कि हरियाणा का सबसे निचला इलाका होगा बच्चों ये। ठीक है। 200 से 300 मीटर बोल सकता हूं। और यदि आपसे एग्जामिनर फिट में पूछ ले तो फिट में आप बोलेंगे 700 से 900 फीट, 700 से 900 फीट। तो जरूर ध्यान रखना है कि ऑप्शन यदि फिट में दे रखा है तो 700 से 900 बोलेंगे, मीटर में दे रखा है तो 200 से 300 बोलेंगे। और मेरे बच्चों ये जो समुद्र तल का हम जिक्र कर रहे हैं तो ये भी मैंने आपको बताया कि भारत का जो समुद्र तल है ना वो कहां पर निर्धारित है, चेन्नई में।
भारत का जो समुद्र तल है बच्चों वो कहाँ निर्धारित किया गया है? वो चेन्नई के अंदर निर्धारित किया गया है। हाँ बिल्कुल, ट्रेन स्टेशन के ऊपर है, जो आपको एक पीले बोर्ड के ऊपर लिखा होता है ना कि ये रेलवे स्टेशन, ये रेलवे जंक्शन समुद्र तल से इतना ऊंचा, समुद्र तल से इतना ऊंचा। लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं कि भाई ये समुद्र तल है कहाँ, जहां से हमारा रेलवे स्टेशन ऊंचा बताया जा रहा है। तो वो समुद्र तल चेन्नई के अंदर है बच्चों। कहाँ है? चेन्नई में। तो कोई भी आप हाइट भारत के अंदर पढ़ते हो, समुद्र तल से इतनी ऊंची, समुद्र तल से इतनी ऊंची, तो वो ध्यान रखना है। मुंबई समुद्र से नहीं है क्या? नहीं भाई, मुंबई से नहीं है, चेन्नई से है, ठीक है ना। हाँ, मुंबई में तेरा मन लगा रहता है, मेरे को पता है। सर जी, HPSC HCS भी निकल जाएगा क्या? भाई हरियाणा जीके के तो चाहे तुम कहीं पे भी आ जाए, तो हरियाणा जीके के तो हर जगह से पारों पार जाएगी, ठीक है ना। हाँ, जिस तरीके से मेरे बच्चों अपना जो मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान की मिसाइलों को जो बच्चों घुसने नहीं दे रहा, तो इसी तरीके से अपना ये एक तरीके से बच्चों सुदर्शन चक्कर है हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में कोई भी क्वेश्चन हो जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं आने वाला। बस आप लोग इसी को तैयार करते रहो, बार बार पढ़ते रहो। और ये आइडिया कब होगा? जब तुम पहले वाले पेपर लगाओगे। तो तुम पहले वाले पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन कवर होता नजर आएगा, ठीक है। आगे बढ़े फिर। चलेगा। अनकाई दलदल के बाद छठा जो भाग है बच्चों वो पढ़ते हैं। छठा भाग है बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान। बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान, या इनको हम सैंडी प्लेन बोल देंगे, ठीक है। बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान। मेरे बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि बाड़ू रेत जो आपको नजर आएगा वो हरियाणा में कहाँ नजर आएगा? राजस्थान के साथ लगता जो क्षेत्र है गुरुजी, वो सारा का सारा बाड़ू रेत वाला ही तो क्षेत्र है। तो राजस्थान के साथ लगता ये बाड़ू रेत वाला जो क्षेत्र होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान बोलेंगे, ठीक है। और बाड़ू रेत अपने हरियाणा में शुरू हो जाता है कहाँ से? सिरसा से। सिरसा में बाड़ू रेत है बच्चों। सिरसा से आगे फतेहाबाद भी राजस्थान के साथ लगता है, तो बाड़ू रेत है। हिसार भी बच्चों बाड़ू रेत के साथ लगता है। इसके बाद मैं बात करूं भिवानी की। भिवानी की। अब दादरी जो है ना वो बाड़ू रेत वाला क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ राजस्थान के साथ ये टच नहीं करता। महेंद्रगढ़ में भी आपको बाड़ू रेत नजर आएगा। महेंद्रगढ़ के साथ साथ रेवाड़ी में भी आपको नजर आएगा। रेवाड़ी के साथ साथ नू में भी आपको बाड़ू रेत नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान हरियाणा में नजर आएंगे। बच्चों हम बात करें तो बाड़ू के टिब्बा युक्त मैदान का मतलब है यहां थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के साथ लगते हरियाणा क्षेत्र में बच्चों। राजस्थान के साथ लगते
हरियाणा क्षेत्रों में। ठीक है, तो थार के मरुस्थल का जो विस्तार है राजस्थान के साथ लगते हरियाणा क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरियाणा में थार का जो मरुस्थल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। हरियाणा में थार मरुस्थल के विस्तार के बढ़ने का जो कारण है बच्चों वो क्या है कि हर साल हरियाणा के अंदर ये जो मरुस्थल है, ये जो मरुभूमि है, ये बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है रेत का बच्चों आगे की तरफ लगातार बढ़ते जाना, और उसको बोलेंगे रेत प्रवासन। क्या बोलेंगे? रेत प्रवासन। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और पूछा गया है कि हरियाणा में हर वर्ष थार के मरुस्थल का विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो हरियाणा में हर साल यदि थार के मरुस्थल का विस्तार बढ़ता जा रहा है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि थार का मरुस्थल आगे की तरफ आता जा रहा है, मतलब जो बालू रेत है भाई साहब वो आगे बढ़ता जा रहा है। तेज आंधी के कारण, तूफान के कारण जल वहां बालू रेत जो है वहां कट रहा है और कट के आगे की तरफ जमा हो रहा है, और रेत का आगे की तरफ गति करना उसे हम बोलेंगे रेत प्रवासन। क्या बोल देंगे? रेत प्रवासन बोल देंगे। बच्चों हम बात करें तो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है ना वो इसी भाग में होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, जिसको हमने रेंगती हुई मृत्यु बोला था, सोयल एरोजन बोला था, मृदा अपरदन। और यहां पर मृदा अपरदन किससे हो रहा है बच्चों? वायु से, हवा से, तो उसको बोलेंगे वायु अपर्दन। ठीक है, तो मृदा अपर्दन व वायु अपर्दन इसी भाग में। ठीक है, और यहां पर बच्चों मृदा अपर्दन होगा तो सीधी सी बात है कि रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके जमा हो जाएगा, और जहां जब दूसरे स्थान पे जमा होगा तो वहां पर बच्चों उस बालू रेत की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और कोई भी मरुस्थल के अंदर बालू रेत का ऊंचा क्षेत्र है उसे बोलते हैं टिल्ला। क्या बोलते हैं? टिल्ला। तो ध्यान रखेंगे इस भाग के अंदर जो रेतीले टिल्ले होंगे बच्चों, इस भाग के अंदर जो रेतीले टिल्ले होंगे, टिल्ले का मतलब तो समझते होंगे, जब बालू रेत ऊंचाई के ऊपर जमा है तो उसी को टिल्ला बोलते हैं। तो इस भाग में स्थित जो रेतीले टिल्ले हैं उनकी न्यूनतम जो ऊंचाई आपको मिलेगी बच्चों वो मिलेगी 3 से 6 मीटर। और अधिकतम जो ऊंचाई आपको नजर आएगी रेतीले टिल्ले की वो बच्चों 15 मीटर तक आपको नजर आएगी। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब कोई भी बालू रेत जब एक जगह से कट के दूसरी जगह के ऊपर जमा होगा, मतलब ऐसे, ठीक है, तो यहां से बालू रेत कटा और ये हाइट के ऊपर जमा हुआ, तो जहां से बालू रेत कटा होगा मेरे बच्चों वहां पर जब भी पानी ठहर जाएगा तो वायु अपर्दन से बनने वाला रेगिस्तान के अंदर जो गड्ढा होगा और उस गड्ढे के अंदर यदि कोई पानी भरा है तो बच्चों उसको बोलते हैं ठूंठ या बावड़ी। उसे क्या बोलते हैं? उसे ठूंठ या बावड़ी बोलते हैं। उसे बोलते हैं ठूंठ या बावड़ी। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि ठूंठ या जो बावड़ी है इसका निर्माण कौन से मैदानों में होता है? तो आप बोलेंगे बालू के टिब्बा युक्त मैदानों में। ठूंठ व बावड़ियों का निर्माण ठूंठ और
बावड़ियों का जो निर्माण होगा बच्चों वो कौन से भाग में होगा, वो इसी भाग में होगा। ठीक है, तो ठूंठ और बावड़ियों का निर्माण इसी भाग में होता है और यही कारण है कि तालाब और बावड़ियों का जो नगर है बच्चों वो नारनौल को कहा जाता है। बावड़ी का मतलब समझते हो तुम, बावड़ी का मतलब एक तरीके से तालाब होता है, जोड़ होता है बच्चों। और वायु अपर्दन के कारण जब रेगिस्तान के अंदर रेत कट के दूसरे स्थान पे जमा होगा तो उस क्षेत्र में एक गड्ढा बनेगा और उस गड्ढे के अंदर यदि पानी भर जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, राजस्थान के साथ लगते इन इलाकों के अंदर ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे गड्ढों को जो रेगिस्तान के अंदर बने हुए होते हैं उनको ठूंठ या बावड़ी बोला जाता है। ठीक है सर जी, मृदा अपरदन को शिवालिक क्षेत्र में रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, तो इस क्षेत्र में मृदा अपरदन को क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र में भी रेंगती हुई मृत्यु बोलेंगे भाई। ठीक है, मृदा अपरदन तो मृदा अपरदन होगा ना, वो किसी भी एक क्षेत्र में हो तो इसका नाम थोड़ी बदलेगा। वहां पर भी रेंगती हुई मृत्यु है मृदा अपरदन, वहां जल के माध्यम से मिट्टी कट रही है तो उसको जल अपरदन बोलेंगे। यहां पर भी हो रहा है मृदा अपरदन, लेकिन यहां पर मिट्टी कट रही है हवा के माध्यम से, तेज आंधी तूफानों के माध्यम से, उसको वायु अपर्दन बोलेंगे। ठीक है, तालाब व बावड़ियों का जो नगर होगा बच्चों वो हम किसे बोल देंगे? नारनौल को। नारनौल महेंद्रगढ़। अब बावड़ी का मतलब क्या है? मिट्टी के कटने से बना गड्ढा। तो बच्चों यहां पर भी मिट्टी कट रही है, तो शिवालिक क्षेत्र में भी तो मिट्टी कटी थी, तो शिवालिक क्षेत्र में भी तो गड्ढे बने होंगे मिट्टी के कटने से, बिल्कुल बने हैं। और उन गड्ढों में भी तो पानी भरा होगा, बिल्कुल भरा है। तो मेरे बच्चों ऐसे बहुत सारी बावड़ी जो है ना वो पिंजौर के अंदर भी बनी, और पिंजौर के अंदर बनने वाली इन बावड़ियों की संख्या 360 बताई गई। और 360 बावड़ियों का यदि आपसे नगर पूछ ले तो नारनौल नहीं बोलेंगे लाडले बच्चों, 360 बावड़ियों का नगर पिंजौर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिंजौर। और पिंजौर किसका हिस्सा है? पंचकुला का हिस्सा है। और पंचकुला में कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक पहाड़ी। तो शिवालिक पहाड़ी में भी तो मिट्टी कट रही है, बिल्कुल कट रही है, जल अपर्दन हो रहा है, तो वहां पर भी तो गड्ढे बन रहे होंगे, बिल्कुल बन रहे हैं। और मिट्टी के कटने से बना हुआ गड्ढा ही आपका बावड़ी कहलाता है। तो 360 बावड़ियों का नगर पिंजौर, तालाब और बावड़ियों का नगर किसे बोलेंगे? नारनौल महेंद्रगढ़ को बोलेंगे। बातें समझ में आई है? एक बार सारे के सारे बच्चे बताएगा जितने भी जुड़े हुए हो आप लोग। और डेली इतनी ही बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ेंगे जब तक हरियाणा जीके का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, आप लोगों का जो जोश है ना वो जो स्टार्टिंग की क्लास में है, मैं चाहता हूं कि जिस दिन अपनी लास्ट क्लास हो हरियाणा जीके की उस दिन भी आपका जोश ऐसा ही हो। और यदि आपका जोश ऐसा होगा, आप लगातार लाइव आके पढ़ेंगे, तो मेरे बच्चों 2, 2.5, 3 महीने के बाद आप मेरे से पूछोगे कि सर ये तो बहुत आसान था। तो वो आसान आपकी रेगुलरिटी बनाएगी, वो आसान आपका इंटरेस्ट बनाएगा, वो आसान आपका डेडिकेशन बनाएगा। और बच्चों सिलेक्शन लेना भी ऐसे ही आसान हो जाएगा यदि आप एक एक टॉपिक को जल्दबाजी ना करते हुए आराम आराम से अच्छे से कवर करते जाएंगे, कि हमें एक बार ऐसा पढ़ना है कि हमें फिर बार बार उस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो एक बार ही हमें ऐसा पढ़ लेना है किसी टॉपिक को जिसको दोबारा फिर बार बार ना पढ़ना पड़े। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। आज ही अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन अगली क्लास के अंदर मेरे बच्चों मंडे को क्लास होगी। ठीक है, सैटरडे और संडे जो है वो आपका रिवीजन का टाइम पीरियड रहेगा। तो मंडे से हम थोड़ी सी स्पीड से और चलेंगे, थोड़ी सी स्पीड से और चलेंगे। ठीक है, क्योंकि लिखने में जो है ना वो समय ज़्यादा जा रहा है, तो मैं जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड से लिख के और स्पीड से समझा के भी चलूँगा। लेकिन आप सभी को पता है कि अभी सीईटी जो है ना वो आसपास नजर आ नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद सीईटी है फिर तो हम स्पीड दिखाएं। अपने पास प्रॉपर समय है, आराम से हम पढ़ते चलेंगे बिना टेंशन के। एक एक टॉपिक को ऐसे हम कवर करते चलेंगे कि फिर हमें पेपर तक उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार में ही सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो हमारे समझ में आ जाएं। ठीक है, चलेगा बच्चों? थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।